नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। सक्सेस मंत्रा के YouTube चैनल पर आपका विशेष स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं, हिंदी भाषा अध्यापक। अभी तक आपने हिंदी भाषा का जो अध्ययन किया है उसमें आपने वर्णमाला का अध्ययन किया है, शब्द का अध्ययन किया है, संधि का अध्ययन किया है। अब आप जो अध्ययन करने जा रहे हो वो एक ऐसा अध्याय है हिंदी भाषा का कि सभी परीक्षाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण कि उसमें से 3 या 4 प्रश्न तो हमेशा बनते ही बनते हैं। तो उन प्रश्नों को सटीक तरीके से सीखोगे आप, कैसे प्रश्न बनता है, कैसा परीक्षा में आ चुका है, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। उस अध्याय का नाम है समास। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड, ध्यान रखिए। समस्त पद के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे यूपीएसआई की हो, लेखपाल की हो, या जेल वार्डन की हो, या यूपी टेट की परीक्षा हो, यानी कोई भी परीक्षा, जिन परीक्षाओं में आपकी हिंदी भाषा आती है, उस परीक्षा की दृष्टि से ये जो अध्याय है समास का, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। सबसे पहले इसका नाम लिख लीजिए, समास। देखिए समास, ठीक है। आप भी जो है पेन और कॉपी निकाल लीजिए ताकि साथ साथ में आपको ऐसा लगे कि क्लास आपके सामने चल रही है और अध्यापक आपके सामने ही पढ़ा रहा है। तो समास का अध्याय है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए। समास के बारे में पहले समझते हैं। इससे पूर्व आप ये तो जान चुके हैं कि संधि और समास में विशेष अंतर क्या होता है। ये मैंने संधि वाली क्लास में आपको बता दिया था। अब हम सीखने वाले हैं कि समास आखिर है क्या। देखिए, समास जो शब्द है आपका वो 2 शब्दों से बनता है, सम और दूसरा क्या है, आस। सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक समझें, सम और आस। सम का मतलब, सम और आस दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, समास बन जाएगा। सम का मतलब होगा संक्षिप्त, और संक्षिप्त को ही कहा जाता है शॉर्ट। आस का मतलब क्या होता है, कथन। ध्यान दीजिए। देखिए, सम का मतलब संक्षिप्त, आस का मतलब कथन। यानी ऐसा पद, ऐसा एक वाक्य जिसको संक्षिप्त करके लिख दें और एक लिख दें केवल, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वो समास बन जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, ये 4 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। रथ एक पद है, को भी एक पद है, चलाना भी एक पद है और बाला भी एक पद है। चारों पदों को मिलाने पर जो एक नया पद बनेगा, रथ चालक, तो हम इस रथ चालक को ही कहेंगे समास। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा समास। या फिर इसी शब्द को हम क्या कह सकते हैं, समस्त पद। और यदि और हम थोड़ा सरल भाषा में कहें तो उसे कह सकते हैं कंपाउंड। चलिए, इतना क्लियर हुआ सभी का। ये समास की परिभाषा थी कि 2 या 2 से अधिक पदों को जब संक्षिप्त करके लिखते हैं तो उससे एक नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं समास। ये बात तो आपकी यहां क्लियर होती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, हिंदी भाषा का अध्ययन आप कर रहे हो तो हिंदी भाषा में यदि हम देखें समास के भेद, ध्यान रखें आप संस्कृत भाषा का अध्ययन अभी नहीं कर रहे हो, आप हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हो केवल। तो समास के जो भेद होते हैं वे होते हैं केवल 6। यानी 6 प्रकार के समास आपके पाए जाते हैं। इनमें ये हो गए, पहला समास आपका रहेगा अव्ययी भाव समास, नोट करते चलिए। दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है
तत्पुरुष समास। चौथा है द्विगु समास। नंबर 5 पर आपका आता है द्वंद्व समास। नंबर 6 पर कौन सा आएगा? बहुव्रीहि समास। देख लीजिए आराम से। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। परीक्षा में अगर प्रश्न आया कि समास के भेद कितने होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप केवल कितने बताओगे? 6। हिंदी भाषा में। संस्कृत भाषा की हम चर्चा करेंगे बाद में, वहाँ ये अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ केवल आप हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हो तो केवल 6 प्रकार का होगा, ध्यान रखिए। क्रम ध्यान रखें, क्रम वैसे आगे पीछे कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एक वास्तविक क्रम माना जाता है समास का। अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब इन्हीं समासों में हम एक चीज देखें कि ये जो तत्पुरुष समास है ये अकेला तुम्हारा 6 प्रकार का होता है। ये अकेला ही 6 प्रकार का होता जान रहा हो, जबकि सभी समास केवल 6 हैं, लेकिन तत्पुरुष समास ये अकेला 6 प्रकार का है। कैसे 6 प्रकार इसके होते हैं ये हम बताएंगे आपको, ध्यान रखिए। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला समास आपके सामने आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। मित्र, जैसा इसका नाम है अव्ययीभाव, पहले क्या लगा हुआ? अव्यय। अव्यय का जो भाव देता है, अव्यय के बारे में जो बताता है, जो खुद एक अव्यय होता है, उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। अव्यय का मतलब होता है एक ऐसा पद जिसको हम लिंग, वचन और कारक के अनुसार कभी भी बदल ना सकें, जो जैसा है वैसी ही स्थिति में रहे। तो अव्यय समास परिभाषा क्लियर हुई। आप केवल ये समझें कि अव्यय समास की जो पहचान होती है, देखिए पहचान, यानी आपको परीक्षा में एक प्रश्न मिलेगा पूछने के लिए, वहाँ पूछा जाएगा कि इस पद में कौन सा समास है। आपको या आपको ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस पद में अव्ययीभाव समास है। तो 4 पद आपको दिए गए होंगे, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले जो समास आपके सामने है, उसका नाम, उसकी क्या पहचान हो सकती है, क्या उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, वो आपको पता होना चाहिए। पहचान देखोगे तो देखिए, पूर्व पद, पूर्व पद यानी पहला पद, पूर्व पद उपसर्ग होता है। पूर्व पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। और वही उपसर्ग जब एक उत्तर पद से मिलता है तो पूरा एक अव्यय बन जाता है। जैसे देखो, पूर्व पद के रूप में ध्यान रखोगे, या तो अनु हो सकता है, या आ हो सकता है, या भर हो सकता है, या यथा हो सकता है, या प्रति हो सकता है। ध्यान रखोगे, यानी ये जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं, अनु, आ, भर, यथा, प्रति, ये ऐसे पद हैं जिन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। यही पूर्व पद में आपको मिलेंगे। यानी पूर्व पद में एक क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। और उपसर्ग अगर आ गया पूर्व पद में, समझ लीजिए क्या समास है आपका? वो अव्ययीभाव समास हुआ। क्लियर? देखोगे, जैसे उदाहरण देखो इसके, अनु है मान लीजिए, तो हमने आगे लिख दिया अनुरूप। दूसरा क्या है? आ, तो यहां पे क्या लिख दिया? आ जन्म। तीसरा क्या है? भर, यहां पे क्या लिख दोगे? भर पेट। चौथा क्या है? यथा, यथा शक्ति। क्लियर? पांचवा क्या है? प्रति, तो लिख दिया यहां पे प्रतिदिन। अब देखिए, यानी समास के अंदर विग्रह करना आवश्यक है,
लेकिन जब आपको पहले ही पता चल गया है कि इनके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है तो विग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी एक पद आपको दिया जाएगा कि इस किस पद में अव्ययभाव समास है, तो यदि कोई भी एक उपसर्ग लगाओ शुरुआत में ये देख लीजिए क्या बन जाएगा, वहाँ पर अव्ययभाव समास आपको मिल जाएगा आराम से। क्लियर हुआ इतना? तो ये बात तो क्लियर होती है, ये इसकी पहली पहचान थी, ध्यान रखिए। साथ में इसकी एक दूसरी पहचान और आती है, उसको जरा देखोगे। अव्ययभाव समास की भी एक दूसरी पहचान है, पहचान नंबर 2। देखिए दूसरी पहचान इसकी ये होती है कि दोनों पद एक योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। अब कुछ विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे कि सर योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास में पाया जाता है, तो मैं आपको यहाँ आपकी शंका दूर करना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है योजक चिन्ह आपका द्वंद्व समास में पाया जाए। योजक चिन्ह किसी भी समास के अंतर्गत आ सकता है, हमें केवल इतना पता होना चाहिए किस समास का पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। अभी आप ध्यान रखें कि अव्ययभाव समास के अंदर कुछ पद ऐसे भी होते हैं जहाँ योजक लगता है बीच में, लेकिन दोनों पद अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों पद किसी के विलोम नहीं होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखोगे जैसे हाथों हाथ, क्लियर, रातों रात, दिनों दिन। देखिए यानी इस तरह के पद ऐसे होते हैं जो अव्ययभाव के अंतर्गत आते हैं। एक तो अव्ययभाव के अंदर वो शब्द आते हैं जिनमें पहला पद आपका कोई उपसर्ग होता है, और कुछ पद ऐसे भी होते हैं अव्ययभाव के अंतर्गत जो दोनों एक समान होते हैं, जुड़े रहते हैं योजक चिन्ह के साथ, जब आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे रातों रात की जगह रात दिन कर दिया जाए तो ये पद आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत पहुंच जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर? चलिए देखिए अब देखते हैं नंबर 2, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ध्यान दीजिए, कर्म को जो धारण करता है वो वाला समास, ध्यान रखिए। यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, आप चाहें तो इस चीज को नोट भी कर सकते हो कि दोनों पदों में उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य और विशेषण विशेषण की विशेषता पाई जाती है, वो आपका कर्मधारय समास होता है। मैं आपको एक बिंदु साथ लिखाना चाहूंगा, जैसे इसकी 3, आप ये समझ सकते हैं कि इसकी 3 पहचान है। पहली पहचान होती है उपमान उपमेय, दूसरी पहचान है इसकी विशेषण विशेष्य, तीसरी पहचान है इसकी विशेषण विशेषण। क्लियर हुआ? देखिए यानी ये 3 जो पहचान है वो कर्मधारय समास की पहचान है। ध्यान देखिए, अब पहली पहचान आरंभ करते हैं, या थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा मैं। देखिए उपमान और उपमेय, उपमान का मतलब होता है कि जिसकी तुलना होती है, उपमेय का मतलब होता है जिससे तुलना होती है। मान लीजिए ये मेरा शरीर है, या मान लीजिए राधा नाम की कोई लड़की है, खड़ी हुई है सारी यहाँ पर। ये समझिए कि राधा लड़की से बोला जा रहा है कि राधा मुख चंद्र सौ सुंदर, यानी राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। किसके मुख की तुलना हो रही है? राधा के मुख की तुलना हो रही है। तो राधा का मुख क्या होगा वहां पर? उपमान होगा। किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है। तो चंद्रमा क्या होगा बेटा? उपमेय होगा। ध्यान रखें। तो जहां उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है वहां
कर्मधारय समास पाया जाता है। एक तो इस जगह मिलता है, ध्यान रखिए, एक मिलता है जहां विशेषण और विशेष्य होते हैं, यानी जब किसी चीज की तुलना की जाती है, विशेषता बताई जाती है और साथ में जिसकी विशेषता बताई जाए या जो विशेषता बताए, दोनों ही संबंधों में कर्मधारय मिलता है। यानी विशेषण वो शब्द होता है जो विशेषता बताता है, जैसे काली गाय, गाय की विशेषता क्या है? काली गाय, ध्यान रखिए। और गाय क्या बन गई? यहाँ विशेष्य बन गई, और काली क्या बन गई? यहाँ पे विशेषण बन गई, ध्यान रखिए। उसी तरह विशेषण और विशेषण, यानी जब दोनों पद हो जाएं विशेषण विशेषण, तब भी कर्मधारय होता है। इस बात के बारे में बहुत कम विद्यार्थियों को पता होता है, खासतौर बहुत कम शिक्षकों को भी पता होता है, लेकिन परीक्षाओं में प्रश्न आता है, ध्यान रखिए। तो जब दोनों पद हो जाएं विशेषण विशेषण, तब भी कर्मधारय होता है। भाई एक रहेगा आपका विशेषण, एक रहेगा विशेष्य, तो कर्मधारय होगा। लेकिन जब दोनों पद आपके हो जाएं विशेषण, तब भी क्या होगा? कर्मधारय होगा। तो इन तीन कंडीशन में आपको कर्मधारय मिलता है। पहली कंडीशन देखते हैं, उपमान और उपमेय वाली। देखिए, जैसे चंद्रमुख, इसका मतलब क्या हुआ? चंद्रमा के समान मुख, चंद्र के समान मुख। क्लियर? दूसरा देखिए, कनकलता, कनक के समान लता। क्लियर? तीसरा देखिए, मृग नयन, मृग के समान नयन। क्लियर? देखिए ध्यानपूर्वक। तो ये इन तीनों पदों में जो है, चंद्रमुख है, कनकलता है, मृगनयन है, इन तीनों पदों में उपमान और उपमेय का संबंध है। क्योंकि देखिए, चंद्र के समान मुख तुलना हो रही है, कनक के समान लता यहाँ भी तुलना हो रही है, और मृग के समान नयन यहाँ भी तुलना हो रही है। तो जहां तुलना हो वहां कर्मधारय मिलेगा, जहां विशेषता हो वहां भी कर्मधारय मिलेगा, जहां दोनों भीषण हो तो भी कर्मधारय मिलेगा। ये पहली पहचान थी, इसकी नोट कर लीजिए आराम से। ये पद कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी पहचान थी विशेषण और विशेष्य का संबंध। ये तो जान चुके हैं कि भाई जो विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण, और जिसकी बताई जाती है विशेषता उसे कहते हैं विशेष्य। देखो, जैसे लाल मणि, मणि कैसी है? लाल है। क्या कहोगे आप यहां पर? लाल है जो मणि। वीर पुत्र, यानी वीर है जो पुत्र। देखिए अगला है इसी में, अधमरा। कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न शब्द है ये। इसका मतलब क्या होगा? आधा है जो मरा। क्लियर? आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। तो दो पहचान इसकी क्लियर हुई। तीसरी पहचान बढ़ते हैं। नंबर 3,
तीसरी पहचान कहती है विशेषण और विशेषण। देखिए, इसका मतलब समझ रहे होंगे कि दोनों पद हों विशेषण और विशेषण। ध्यान रखिए, दोनों पद कैसे हों, विशेषण और विशेषण हों, तब भी कर्मधारय मिलेगा। जैसे देखो, काला सफेद, दोनों एडजेक्टिव में ध्यान रखिए, दोनों क्या हैं, विशेषण। ये द्वंद्व में कभी नहीं जाएगा, यही रहेगा तुम्हारा। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, ध्यान रखें, दोनों कैसे हैं अपने आप में, विशेषण। श्वेत कृष्ण, कृष्ण का मीन्स क्या होता है, काला होता है, यानी सफेद और काला कह सकते हैं यार। ये जो पदों में आप देख रहे हो, इन दोनों पदों में एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, तब इस तरह से क्या होगा, तुम्हारा कर्मधारय होगा। तो कर्मधारय 3 स्थितियों में मिलता है, जहाँ पर तुलना होती है, जहाँ विशेषता बताई जाती है, या दोनों पद जहाँ पर क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो ये कर्मधारय समास आपका यहीं संपन्न होता है। अभी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, देखो अब आपका और भी महत्वपूर्ण समास आता है, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 2-3 प्रश्न यहां से बनते ही बनते हैं। देखो, नंबर 3, तत्पुरुष समास। क्लियर? देखिए, बहुत बढ़िया, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब है कि हिंदी भाषा के जो 8 कारक हैं, उन 8 कारकों में से 6 कारकों का यदि कारक के चिन्हों का यदि लोप किया जाए, तो जो समस्त पद बनेगा उसके अंदर उस कारक के चिन्ह का एक लोप पाया जाएगा, यानी छिपा हुआ पाया जाएगा। जैसे हम बात करें रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, इसमें को छिपा हुआ है। बात करते हैं ऐसे, मान लीजिए ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, इसमें से छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए आज्ञा अनुसार, तो आज्ञा के अनुसार, इसमें के छिपा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास के अंदर जो कारक के चिन्ह होते हैं वो छिपे हुए रहते हैं। वह स्थिति इसकी परिभाषा है। देखो, 6 प्रकार का मैंने ये बताया था आपको, 6 प्रकार। पहला प्रकार देखोगे, कर्म तत्पुरुष समास। क्लियर? दूसरा है करण तत्पुरुष समास। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। पहले इन 3 को देखते हैं, बाद बाकी बाद में देखते हैं। तो कर्म का चिन्ह जो होता है वो को होता है, सभी जानते हैं। कर्ण का चिन्ह क्या होता है, से या फिर के द्वारा। से होता है या फिर क्या होता है आपका, के द्वारा होता है। संप्रदान का चिन्ह जो होता है वो के लिए होता है। क्या होता है बेटा, के लिए। देखो ध्यान दो, तो कर्म, करण और संप्रदान, अभी 3 देखिए, 3 अभी बाद में कराएंगे, आपको ध्यान रखिए। तो को से यानी जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय, यही चिन्ह समस्त पद के बीच में छिपे हुए रहेंगे। समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक कौन सा होता है, उत्तर पद होता है। तो उसमें आप जानोगे कि जो पूर्व पद है उसमें इनमें से कोई ना कोई एक छिपा रहेगा। इनमें से कोई ना कोई छिपा हुआ है तो समझ लो क्या है, वो तत्पुरुष समास है। यानी जो कारक के चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों में से अगर किसी भी चिन्ह का लोप है तो क्या होगा, तुम्हारा तत्पुरुष समास होगा। ये इसकी बहुत सरल पहचान है, आप एक समझ सकते हैं। जैसे गगनचुंबी
अब देखो इस पद में कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब पद आपने खुलकर देखा, गगन को चूमने वाला, को आ गया बीच में, तो कौन सा होगा तुम्हारा? कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ही भेद है, फिर कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। ऐसे ही रथ चालक, क्लियर हुआ? रथ को चलाने वाला, ध्यान रखिए। ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला, ध्यान रखिए। कर दो देखिए इसको। सूर रचित, इसका मतलब क्या होगा? सूर से रचित, यानी सूर से रचित कह सकते हैं। सूरदास जी एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं भक्ति काल के, ध्यान रखो। तो सूर से रचित कह सकते हो या सूर के द्वारा रचित कह सकते हो, कोई एक चिन्ह आना आवश्यक होगा। तो दोनों में से कोई भी आया तो क्या होगा तुम्हारा? कर्ण तत्पुरुष होगा। या तो से आ जाए या के द्वारा आ जाए, ध्यान रखिए। और संप्रदान देखिए, संप्रदान क्या है? के लिए है। देखो यहां पे लिख दिया गया रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर। रसोई मीन्स क्या होता है? खाना होता है, ना कोई कमरा होता है। रखिए, खाना बनाने के लिए घर बनाया जाता है, ऐसे कहते हैं रसोई घर, इंग्लिश में किचन कहते हैं इसे। तो रसोई के लिए घर, बीच में क्या आया? पूर्व पद क्या है? के लिए आया। और के लिए किसका होता है? संप्रदान का होता है। तो इसलिए तत्पुरुष समास लगता ही बड़ा है, लेकिन है बहुत सरल अपने आप में, ध्यान रखिए। 3 क्लियर हुए, तीनों क्लियर प्राप्त कराते हैं, क्योंकि 6 प्रकार का होता है, देखोगे। हो चुके हैं। और चौथा देखोगे, चौथा आपका कौन सा आता है? अपादान। अपादान तत्पुरुष समास, क्लियर। नंबर 5 पर आपका देखिए आता है संबंध। संबंध तत्पुरुष समास, क्लियर। नंबर 6 पे आपका आता है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास, क्लियर। देखिए जैसा आपने पिछले समास देखे, तत्पुरुष समास के जो 3 पार्ट देखे थे, उन तीनों पार्टों का अलग अलग एक पहचान थी, यानी चिन्हों के द्वारा पहचान थी। तो उसी रूप में देखिए अपादान की जो पहचान है वो होती है से या अलगाव, यानी से तो होगा लेकिन अलगाव की कंडीशन में होगा। एक से वहां तक प्रण समास में आपको देखा था। और संबंध को देखिए, संबंध में क्या होता है? का, की और के, क्लियर। ये इसके चिन्ह होते हैं। अधिकरण का चिन्ह देखिए होता है मैं या पर, ये बात आपकी क्लियर हुई। यानी जैसा कि आपने तत्पुरुष समास के बारे में बताया था कि चिन्हों के द्वारा ही हम पहचान कर सकते हैं। अब इनका एग्जाम्पल देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। यहां तक दिखाई दे रहा है पूरा, यहां तक है ना? देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया चिंता मुक्त, एक पद बन गया चिंता मुक्त। एक और लिख लीजिए ऋण मुक्त। ये बहुत सारे पद हैं, एक को कह सकते हैं पथभ्रष्ट वगैरह, ठीक है। तो चिंता मुक्त में देखोगे चिंता से मुक्त यानी अलग हो गया, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, अब भी अलग हो गया, ध्यान रखिए। अब संबंध को देखिए, जैसे देव मूर्ति यानी देव की मूर्ति। देव मूर्ति का मतलब क्या होगा? देव की मूर्ति। तो की का प्रयोग किया गया, ऐसे ही का प्रयोग हो सकता है, ऐसे ही के का प्रयोग हो सकता है। अन्नदाता यानी अन्न का दाता, ध्यान रखिए। मैं पर अधिकरण को देखिए, जैसे आप बीती, आप बीती यानी आप पर जो गुजरी है, आप पर जो बीती है उसे क्या कहेंगे? आप बीती कहेंगे, ध्यान रखिए। तो पर का प्रयोग होगा बीच में, क्लियर। उसी तरह कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ, मतलब क्या होगा? कवि श्रेष्ठ होगा, इसका ध्यान रखिए। तो तत्पुरुष समास के ये 6 भेद थे आपके सामने, जिनको आपने संपन्न किया है। तत्पुरुष समास का एक उपभेद होता है हिंदी भाषा में। संस्कृत भाषा में तत्पुरुष समास के 4 उपभेद होते हैं,
लेकिन हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में एक उपभेद होता है, इसे कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, नय तत्पुरुष समास। परीक्षा में होता था पूछने के लिए, या तो सीधा नाम आ सकता है या तत्पुरुष समास के उपभेद के रूप में आ सकता है। देखिए कैसा प्रश्न बनता है उस जगह से, देखोगे, देखिए और बहुत छोटी सी उसकी पहचान है और कई विद्यार्थी उसको सीख नहीं पाते हैं और ना कुछ अध्यापक पढ़ा पाते हैं उस चीज़ को। देखिए हम कहते हैं बहुत सरल है। देखिए जैसे नय, यहाँ हलंत लगा हुआ है, नय तत्पुरुष समास। इसका नाम हिंदी में है नए तत्पुरुष समास, संस्कृत में भी यही इसका नाम है, लेकिन इंग्लिश में इसे कहते हैं नेगेटिव कंपाउंड। तो कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम वाले समझ गए होंगे कि नेगेटिव कंपाउंड से मतलब होगा कि जो भी पद इसके अंदर आएगा वो नेगेटिव दर्शाएगा, यानी नकारात्मकता को दर्शाएगा जो भी पद आपके अंदर होगा। तो आप केवल इसकी एक पहचान देख लीजिए बस, यानी आपके पास एक पद आएगा पूछने के लिए कि इस पद में कौन सा समास है, तो आपको यदि पहचान पता है आप तुरंत उसका उत्तर दे दोगे। पहचान इसकी होती है कि पूर्व पद, जान चुके हैं पूर्व पद क्या होता है। पूर्व पद या तो बेटा होगा अ और या फिर क्या होगा अन, या तो होगा अ और या फिर होगा अन। समस्त पद जो भी दर्शाएगा वो नेगेटिव ही दर्शाएगा। देखो जैसे अजन्म, अजन्म एक पद है, अ लगा हुआ शुरुआत में, यहां मैं लिख दिया मान लीजिए अनीश्वर, यहां मैं लिख दिया अन्युक्ति। दिखाई दे रहा नहीं चला, देखिए अजन्म, अनीश्वर, अन्युक्ति, तीन पद हैं आपके पास, या एक पद और ले लीजिए अचल। क्लियर हुआ। अब यहां तीनों पदों में, चार पदों में देखोगे कि या तो अ है या अन है। इस पद को खोलकर देखते हैं, यानी इन पदों में पूर्व पद अलग करते हैं और उत्तर पद अलग करते हैं। जैसे यहां लिख दिया अ प्लस जन्म, क्लियर। यहां देखोगे अन प्लस ईश्वर, क्लियर। यहां देखोगे अन प्लस उक्ति, यहां देखोगे अ प्लस चल। देखो यानी जो भी पद होगा वो अपने आप में नकारात्मक होगा। अजन्म जिसका जन्म ही ना हुआ हो, अनीश्वर जो ईश्वर न हो, अन्योक्ति जो उक्ति ही ना हो किसी तरह की, अचल जो चल ना सके। चारों पद नकारात्मक दर्शा रहे हैं। अब कुछ विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ अ लगाया हुआ है या अन लगाया हुआ है, ऐसा क्यों है। ये देखिए इसलिए होता है कि जब हम एक व्यंजन को रखते हैं तो अ का प्रयोग होता है, यानी ज एक व्यंजन है, ऐसे च एक व्यंजन है, तो जब व्यंजन को रखते हैं तो अ का प्रयोग होता है, जब स्वर को रखते हैं तो अन का प्रयोग होता है। इतना क्लियर हुआ सभी का। तो ये समास का पहला पार्ट था आपके सामने। आपने देखा है पहले पार्ट में अव्यय समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, ये तीन महत्वपूर्ण समास हैं जो प्रथम पार्ट में आपको कराए गए हैं। द्वितीय पार्ट में आपको तीन महत्वपूर्ण समास और कराए जाएंगे। चलिए परीक्षा की दृष्टि से आराम से ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए इन चीज़ों को, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए विशेष धन्यवाद।